अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ वो एपिसोड वाइज है। तो उसका नाम है रक़्सम रक़्सम इश्क। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये मैं पहली एपिसोड इसकी अपलोड करने लगी हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं इसकी बाकी एपिसोड भी अपलोड कर सकूँ। बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलें आप नावल शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कंजूसी ना दिखाया करो। किसी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और व्यूज़ भी इतने कम है यार। आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, थोड़ा ख्याल किया करें मेरा भी। नीम तरीक कमरा, वहशतनाक सन्नाटा और दिल दहला देने वाला मंजर। वो शख्स आंखों में वहशत लिए देख रहा था, जैसे सामने बैठे आदमी को अपनी मौत नज़र आ रही थी। उसने कुछ बताया कि नहीं। गहरी स्याह आंखों में वहशत लिए उसने साथ खड़े अपने आदमी को मुखातब किया। नहीं सर, उसने कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? मैंने हाँ, उसने डांटते हुए कहा। सॉरी सर, बट हमने उसको हर तरह से टॉर्चर किया, मगर ये कुछ भी उगलने को तैयार नहीं। उसके आदमी ने अपनी जगह पहलू बदला। तुम जा सकते हो। इससे अब मैं अपने तरीके से दिलवाऊंगा, उसने सराती हुई आवाज़ में कहा। कौन हो तुम? इस आदमी ने इसकी वहशतज़दा आंखों में देखते हुए पूछा। डार्क एवल, उसने पुरस्कार से सरगोशी की और उसके हाथ की उंगलियों पर करंट लगाने लगा। एवल ने दोबारा अपने काम की बात पूछी। उंगलियों के बाद पूरे जिस्म पर लगने वाले कट की तकलीफ से वो आदमी सब बताने लगा। सारी बात सुनने के बाद उसने एक ही जस्त में अपनी पिस्तौल निकाली और इस आदमी के दिल के मुकाम पर गोली चलाई। इसने सफाकी से उसका काम तमाम किया और बाहर आकर अपने आदमी से मुखातिब हुआ। इस लाश को टकाने लगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उठ भी जाओ हानी, बाबा कब से इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। उसने चौथी बार कंबल में दुबकी हानी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे सब गधे बेच कर सो रही थी। हानी उठ जाओ, वरना अब की बार पानी का जग तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। अब इस बार उसने धमकी दी, जो कारआमद साबित हुई और हानी झट से उठ बैठी। क्या यार अशु, एक तो मुझे कोई सोने नहीं देता, उसने लड़ाई लेकर बेजारी से कहा। अच्छा मैडम जी, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी आपको कोई सोने नहीं देता। जब से पेपर्स ख़त्म हुए हैं आप सो ही रही हैं, उसने दांत में आईब्रो उकसाते हुए कहा। हाय तुम्हारी ये अदाएं मेरी प्यारी यशो। हानी झटके से उठी और आयशा के दोनों गालों को चटाचट चूम लिया। उफ हानी, शर्म करो, कैसे मुंह फाड़ के सब कुछ कर लेती हो। अशु ने उसे घूरते हुए कहा। बस अब ज़्यादा रौब डालने की ज़रूरत नहीं है मेरी स्वीट सिस्टर जी, बस 5 मिनट ही बड़ी हैं आप मुझसे। हनी ने उसे देखते हुए कहा। अच्छा फ्रेश हो जाओ बेटा और दो, कब से इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। वो उसे वाशरूम की तरफ धकेलते हुए बोली। ओके ओके, तुम चलो मैं आती हूँ। उसके जाते ही हनी ने अपना ड्रेस लिया और फ्रेश होने चली गई। उम्मे हानिया और उम्मे आयशा दोनों की ज़िंदगी अपने बाप और दादा की गिर्द घूमती थी कि उन्होंने होश संभालते ही इनको अपने इर्द गिर्द देखा। दोनों जुड़वा थी, लेकिन उम्मे आयशा उम्मे हानी से 5 मिनट बड़ी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, डार्क ग्रे आंखें और इन आँखों पर घनी घनी स्याह खमदार पलकें, बड़ी गुलाबी होंठ और कमर से नीचे आते गहरे सुनहरी बाल। वो दोनों बहनें गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। उम्मे हानी की थोड़ी में मौजूद स्याह तिल इन दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बना देता था। वो दोनों 20 साल की थी और इन दोनों को एक दूसरे में जान बसती थी। उम्मे हानी थोड़ी शरारती और निडर, जबकि उम्मे आयशा मामूली हालात से भी जल्द घबरा जाने वाली। वो दोनों हाल ही में बीए के इम्तिहानात से फारिग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा एंड बाबा की मामा। उसने डाइनिंग टेबल पर आते ही अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया और अपने बाबा और दादों के गाल पर बोसा देकर अपने बाबा के दाएं जाने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम सलाम। उसके बाबा और दादो उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिए। दादों के साथ बैठी आयशा भी बहन के अंदाज पर मुस्कुरा उठी। दादो आपकी तबीयत कैसी है? हनी ने अपनी दादों को मुखातब किया, जिसको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा, उसने भी दादा ने मुस्कुराकर शफ़क़त से जवाब दिया। बाबा हमारा रिजल्ट है 2 दिन बाद, तो आप हमारे लिए यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ले आइएगा। उम्मे आयशा ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा। जी गुड़िया मैं ले आऊँगा, दिलावर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बाबा आशु सही कह रही है, अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ, हानी ने मुँह बसोड़ते हुए कहा। दिलावर साहब ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और सर इस बात में हिलाया।
वो ऑफिस में बैठा एक फाइल की वर्कदानी करने के साथ अपने मैनेजर से मीटिंग में मसरूफ था। जब उसका फ़ोन बजा उसने बिना देखे ही फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा उसे फाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। अभी उसने फाइल पर नज़र ही डाली थी कि उसका फ़ोन दोबारा बज उठा। उसने गुस्से से फ़ोन हाथ में लिया और मगर फ़ोन पर जमकाता नंबर देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ओके करीम साहब, बाकी की मीटिंग बाद में, उसने अपनी मखसूस संजीदा आवाज़ में अपने मैनेजर से कहा। ओके सर। वो सर हिलाते हुए बाहर चला गया। उसने कॉल की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी जान? उसने प्यार से पूछा। दूसरी तरफ से जाने क्या जवाब दिया गया कि उसके चेहरे पर परेशानी का एहसास रहता है। ओके ओके, आप फिक्र नहीं करें, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। वो हजत भरे अंदाज में फ़ोन बंद करता गाड़ी की चाबी उठाकर भाई की जानिब बढ़ा। अपने सेक्रेटरी को ज़रूरी हदायत देकर वो घर की जानिब रवाना हुआ। परी देखना, अगर भाई से डांट पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अफान ने अपने से 3 साल छोटी परीज़े को घूरते हुए कहा, क्योंकि उनको मेन गेट से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ चुकी थी। कुछ नहीं होगा भाई, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, और वैसे भी आपकी गलती है, आप मुझे ले जाते ना भाई। परी ने हाथ चलाते हुए कहा। ना बहन, मेरे अंदर तुम्हारे साथ माल में खुआर होने का स्टेमिना नहीं है, मुझे तो माफ़ ही रखो, लेकिन अगर भाई तुम्हें लेकर गए तो मैं भी साथ जाऊंगा, और फान से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जबकि पीछे परी मैडम से ही टेंशन का शिकार थी। हाय अल्लाह जी, आज बचा लेना, फिर ऐसा नहीं करूँगी पक्का। इस वक्त अगर कोई परीज़े शाह को टेंशन में देखता तो उसको ज़रूर गश आता, क्योंकि टेंशन और परीज़े दोनों मुतज़ाद बातें थी। वो हैज़ल आंखों में टेंशन लिए दरवाजे को देख कम और घूर ज़्यादा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, वो किचन में दाखिल होकर नरम मुस्कुराहट के साथ बोला। अपनी फैमिली के लिए उसके चेहरे पर महा वक़्त यही मुस्कुराहट रहती थी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, आज जल्दी आ गया। जी मामा। अफ़ान व परी कहाँ है? उसने अपनी माँ के माथे पर अकीदत भरा बोसा देते हुए पूछा, जबकि अपनी माँ के रिलैक्स अंदाज पे उसको गड़बड़ का सिग्नल मिल रहा था। वो कमरे में ही होंगे, मिसेस शाह ने उसे देखते हुए कहा। जी मामा, मैं ज़रा उन्हें देख लूँ, वो कहते हुए किचन से बाहर निकल गया, जबकि मिसेस शाह उनको बाहर जाते हुए देख रही थी। 6 फुट से निकलता कद, कुछ शायदा पसंदीदा ग्रे आँखें, हल्की ब्रेड, सुर्ख सफ़ेद रंगत ने फासले से सेट किए हुए काले बाल, बिलाशिबा मेरा जवार जवार शाह जवार यार जवार शाह मर्दाना वजाहत का वो बोलता सबूत था। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान, आपने फ़ोन किया था कि परी बहुत रो रही है, कहाँ है वो? ज़वार ने अफ़ान के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। भाई वो अब तो अपने कमरे में है। अफ़ान अचानक ज़वार को आते देखकर बुखला गया। तुम आओ मेरे साथ, ज़वार कहते हुए परी के कमरे में चला गया। परी से बेचे ज़वार ने नाक करते हुए दरवाज़ा खोला। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, परीज़े ने घबरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम। ज़ोहर ने सलाम का जवाब देने के साथ माथे पर बल डाले। अफ़ान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। भाई मुझे इसने कहा था आपको फ़ोन करने के लिए। अफ़ान ने परी की तरफ इशारा करते हुए वजाती। वो भाई भाई अफ़ान भाई ने मना किया था कि ना बाहर जाने से, तो इसलिए आपको फ़ोन किया। परी ने ज़ोहर के माथे पर बल देकर जल्दी से बात बनाई। गुड़िया ये क्या तरीका है? मैं जब रात को आता तो ले जाता, आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। ज़ोहर के ने परीज़े की तरफ देखते हुए कहा। और अफ़ान आप छोटे नहीं हैं, 23 साल के हो गए हैं, बिचकाना हरकतें छोड़ दें। ज़ोहर ने उसकी बार अपना रुख अफ़ान की तरफ करते हुए कहा। सॉरी भाई, दोनों एक साथ बोले। इट्स ओके परी बेटा, आप हदीद को फ़ोन कर लेते, वो ले जाता आपको। भाई जी भाई, मैंने हदीद भाई को किया था फ़ोन, वो आउट ऑफ सिटी है अब किसी केस की वजह से। परी ने ज़ोहर को मालूमात फराहम की। ओके आप रेडी हो जाए, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, फिर चलते हैं। वो बाइक में कह रहा था कि मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ, मेरी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। फ़ान ने दांत कसोड़ते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपका मूड नहीं था। ज़वार ने उसे घूरते हुए कहा। भाई अब तो मूड बन गया है, मूड बनने में थोड़ी ना देर लगती है। फ़ान ने लापरवाही से कहा। ओके रेडी हो जाओ आप लोग। ओके भाई, यू आर द बेस्ट, वो दोनों कोर्स में बोले। ज़वार उनके अंदाज से मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मीर इब्राहिम शाह और मिसेस इब्राहिम शाह के 4 बच्चे थे। सबसे बड़े मीर ज़वार और इब्राहिम शाह, मीर हदीद इब्राहिम शाह जो कि जुड़वा हैं और उनकी उम्र 27 साल है। उससे छोटे मीर अफ़ान इब्राहिम शाह जो कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम है और उनकी उम्र 23 साल है। और उसके बाद आती है परीज़े शाह जिसकी उम्र 20 साल है और हाल ही में बीए के इम्तहानात देकर फ़ारिग हुई है, और इनमें तमाम घर वालों की जान बसती है। मीर इब्राहिम शाह का चंद साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। मीर ज़वार शाह अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे, जबकि मीर हदीद शाह पुलिस में एसीपी के ओहदे पर फाइज थे। अशु बाहर देखो, मौसम कितना प्यारा हो रहा है, घूमने चलने क्या? हानी ने कमरे में दाखिल होते हुए आयशा से कहा, जो कमरे की वार्डरोब सेट करने में मसरूफ़ थी। नहीं हानी, मेरा मूड नहीं है, फिर किसी दिन चलेंगे। आयशा ने इनकार करते हुए कहा। क्या हो गया है, हम शॉपिंग भी कर लेंगे ना, कितने दिन हो गए हैं हमने शॉपिंग नहीं की। हानी ने भी फिर से इसरार किया। ओके बाबा चलते हैं, तुम वैसे भी हमेशा अपनी मनवाती हो। ओके मैं बाबा और दादू को बता के आती हूँ। हानी खुशी से चहकती हुई चली गई।
अशु मैं कह रही थी। हनी ने आशा को देखते हुए कहा, जो मोबाइल में न जाने क्या तलाश कर रही थी। क्या? उसने बगैर हनी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हम ऐसा करते हैं जो खुद ड्राइवर करके जाते हैं। ड्राइवर अंकल को क्या जहमत देनी। हनी ने अशु के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, नो वे, पहले ही तुमने जाने की जिद की इसलिए जा रही हूँ, अब और कोई जिद नहीं, हम ड्राइवर अंकल के साथ ही जाएंगे। आशा ने हतमी फैसला किया। ठीक है। हनी ने मुँह बसोड़ते हुए आशा का फ़ोन हैंड बैग में रखा और गाड़ी में बैठ गई। आशा भी गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों मॉल की तरफ रवाना हुई। भाई आपको पता है मेरे फेवरेट ब्रांड के ड्रेसेस की न्यू कलेक्शन आई है और इसीलिए मैं ढेर सारी ड्रेस शॉपिंग करूंगी। परी ने ज़ुआर का बाजू थाम कर चलते हुए कहा। जी गुड़िया, ज़ुआर ने मोबाइल में देखते मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। भाई आप इसको पूरे माल के ड्रेसेस भी ले देंगे ना, तो फिर भी इसका दिल नहीं बढ़ना। अफान ने मोबाइल चलाते हुए पीछे से टुकड़ा लगाया। आप तो रहने ही दें, कभी भी शर्ट रिपीट करके यूनी नहीं गया आप, फरीजे ने जवाब दिया। हाँ तो एक लेवल है मेरा। अफान ने कॉलर अकड़ाए। आप दोनों हर जगह बच्चों की तरह क्यों शुरू हो जाते हैं? हम इस वक्त घर में नहीं हैं, ज़ुआर ने टोका। जी भाई, परी ने मुंह छोड़ा। अफान, आप परी को लेकर इसके ड्रेसेस देखने जाएं, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं आता हूँ। जी भाई, कर लें कॉल। चलो फरीजे। अफान फरीजे को लेकर शॉप की चल पड़ी। अफान और फरीजे ड्रेस देखने में मसरूफ थी जब पीछे किसी ने आकर फरीजे का बाजू पकड़ा। अशु यार, कहाँ थी और ये के साथ? फरीजे ने रुख मोड़ा तो मुकाबले की बोलती बंद हो गई, जबकि फरीजे मुकाबले का जायजा लेने में मसरूफ थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बारीक गुलाबी होंठ, भरे भरे गुलाबी गाल, थोड़ी पर चमकता स्याह तिल, गुलाबी हिजाब के हवाले में खूबसूरत चेहरा, बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। हनी, जो आयशा को ढूंढ रही थी, इस लड़की को देखकर परेशान होगी। साथ खड़ा अफान कार्रवाई समझ रहा था। आई एम सॉरी, वो मेरी बहन नहीं मिल रही थी, मुझे लगा आप हैं। सॉरी। हनी ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। इट्स ओके, मैं तो इस प्यारी लड़की की बहन बनना चाहूँगी। क्यों अफान भाई? अफान, जो हनी को देखने में महव था, चौंका। हाँ हाँ, सही कहा आप, ये आपकी बहन और मैं आपका भाई। अफान ने न जाने क्या सोच कर ये कहा। उसे इस लड़की में कुछ शनासाई सी महसूस हुई, लेकिन इसने वहम समझकर छिटक दिया। लेकिन ये वहम वहम था या हकीकत, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। जी लेकिन मेरी बहन। हनी ने अपनी परेशानी बताई। चलो हम मिलकर ढूंढ लेते हैं अपनी तीसरी बहन को, परी ने बेतकल्फी से कहा और वो तीनों आयशा को ढूंढने चले गए। हनी पता नहीं कहाँ चली गई और मेरा फ़ोन भी उसी के पास है। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? आयशा ने परेशानी से इधर उधर देखते हुए सोचा। हुआ कुछ यूँ था कि हनी और आयशा एक शॉप में बैठी ड्रेस पसंद कर रही थी कि हनी को बाबा की कॉल आ गई और वो सुनने के लिए बाहर आ गई। शॉप में सिग्नल इशू था। वो आयशा को तलकीन करके गई थी कि इस शॉप से बाहर ना निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हनी वापस नहीं आई तो आयशा मैडम इसको ढूंढने निकल पड़ी और अब वो दोनों बहनें एक दूसरे को ढूंढ रही थी। आयशा, जो कि भीड़ वाली जगह पर घबराती थी, उसे यही महसूस हो रहा था कि हर कोई उसी को देख रहा है। वो बार बार आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती खुद को रोने से बाज रख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आपको एक इस तरफ एक लड़की बुला रही है। अचानक से एक लड़के ने आयशा के सामने आकर कहा। आयशा डर के मारे उछल कर दूर हुई। जी जी, क्या वो मेरे जैसी दिखती है? आयशा ने उसे पूछा। जी बिल्कुल, वो आपके जैसे दिखती है। इस लड़के ने चालाकी से कहा। चलें आप इस तरफ है वो। इस लड़के ने माल के कदरे सुनसान एरिया की तरफ इशारा किया। आयशा ठिठ गई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। यहाँ अगर हानि होती तो ज़रूर आयशा की अकल पर मातम करती है। अगर हानि होती तो वो कहाँ है मेरी बहन? आयशा ने उस लड़की की तरफ रुख करते हुए पूछा, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर काँप रहा था। कौन सी बहन? अच्छा, वो जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो इस लड़के ने सोचने की अदाकारी की। तुम पागल हो क्या? तुमने ही तो मुझे कहा कि अब की आयशा को सारी बात समझ आई, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। बगैर सोचे समझे आयशा ने सामने की तरफ दौड़ लगानी चाहिए, जब अचानक से एक लड़के ने सामने आकर उसको पकड़ा। कहाँ जा रही हो? हमसे तो मिलकर जाओ। इस लड़के के मुकरवा कहकर लगाया। कोई है? प्लीज़ कोई बचाओ मुझे, आयशा ने चलाकर कहा। ए लड़की, चुप कर वरना इससे तेरी ज़ुबान काट दूंगा। उसने जेब से चाकू निकाल कर आयशा को डराया। देखो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? आयशा ने रोते हुए फरियाद की, लेकिन वो दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तुमने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा, लेकिन हमारा बहुत कुछ तुम सवारोगी। उसमें से एक लड़के ने आयशा को देखते हुए आंख मारी। इस समय आयशा के दिल ने शिद्दत से दुआ की कि काश कोई आ जाए, काश। पीछे होते हुए आयशा अचानक दीवार से टकराई। इससे पहले कि वो लड़के इस पर झपटे, पीछे से आने वाली आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। रुको ज़रा यार, क्या हो रहा है तुम लोगों को? मुकाबले ने सामने मौजूद लड़कों को खातिब किया। अरे कौन है तू? तुम इनमें से एक लड़के ने मुकाबले से दरियाफ्त किया। अरे तुम मुझे नहीं जानते क्या? बहुत हैरत की बात है। मुकाबले ने मसनूई हैरत का इजहार किया, जबकि मैं आयशा रोना भूल कर हैरत से मुँह खोले इस मर्दाना वजाहत के शिकार को देखने में महव थी। 6 फुट से निकलता कर, उसको सफ़ेद रंग, डार्क ग्रीन आंखें, हल्की ब्रेक पोशादा, पेशानी पर बिखरे बाल, ब्लैक पैंट शर्ट में मजबूत बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत मर्द था। वैसे तो मैं हर एरे गहरे को अपना तारफ़ नहीं करवाता, लेकिन तुम्हें करवा देता हूँ। सुनो सुनो, शोहर हूँ मैं इसका, मीर ज़वार इब्राहिम शाह। नाम तो सुना होगा। आखिर में उसने आंख विंग की। आयशा, जो उसे देखने में महव थी, उसकी बात सुनकर खामखा सुर्ख हो गई।
अबे चल बड़ा आया इसका शोर, ये लड़की तेरे साथ नहीं आई, ये दूसरी लड़की के साथ आई है। उठना हमने इसको भी था, उठाना हमने इसको भी था, लेकिन ऐन मौके पर गायब हो गई गाली। फिर हमने सोचा इसी से काम चला लेते हैं। आ जा, तू भी क्या याद करेगा, वैसे शक्ल से तो तू अच्छा लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी आ जा। बकवास बनकर अपनी ज़ुबान अचानक से उस पर चिपटा और बिना समझने का मौका दिए उन पर मुक्कों की बारिश कर दिया। आयशा दीवार के साथ खड़ी रोने में मसरूफ थी। ज़ुबान ने इन दोनों को मार मार कर मुआ कर दिया। वो दोनों होशो से बेगाना हो गए। तो उनको वहीं पर लात मार कर चलता हुआ आयशा के पास आया। उसके पास आने से आयशा के कबूतर की तरह आंखें बंद की और उसकी इस हरकत पर ज़ुबान के लबों पर फूली बिसरी मुस्कुराहट अपनी चुप दिखाकर गायब हो गई। आप ठीक हैं क्या? ज़ुबान ने उसे नरमी से मुखातब किया। जी जी मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। उसने डरते हुए आंखें खोलकर उसे बताया। आपने मार दिया इनको क्या? इनको आयशा ने हिकलाते हुए सवाल किया। तो आपके ख्याल में इनको मैं ज़िंदा छोड़ देता क्या? ज़ुबान ने उसे देखते हुए पूछा। आयशा ने मासूमियत से नफ़ी में सर लाया। रोने की वजह से उसकी गहरी आंखों में सुर्ख डोरे पड़ गए थे। ज़ुबान ने वह मुश्किल नज़रें चुराई। खैर आपने कोशिश करनी है कि इस बारे में किसी को ना बताएं। ओके, आयशा ने इस बात में सर लाया। वैसे आप यहाँ आई कैसे? ज़ुबान ने उससे पूछा तो वो अपनी आदत के खिलाफ बोल रहा था। इसके पूछने पर आयशा ने उसको सूसू करते हुए सब बताया, जिस पर ज़ुबान बस उसकी अकल पर अफसोस कर सका। खैर आप इस तरफ चले, मैं एक कॉल करके आता हूँ। ज़ुबान ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा और ख़ुद फ़ोन पर किसी को कॉल बुलाने लगा। हेलो शफीक, माल के बैक डोर से आओ और थर्ड फ्लोर पर दो शिकार हैं, इनको ले जाकर बेसमेंट में डाल दो और काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को भनक भी ना पड़े। और उसने इतना कहकर कॉल काट दिया और आयशा की तरफ बढ़ा, जो अभी भी परेशानी से इधर उधर देख रही थी। अब आपकी बहन हाँ, अपनी ज़वार की बात अभी मुंह में ही थी कि जब आयशा ने दूर से आती हानि को देखकर इतनी ज़ोर से चीखी कि ज़वार के ने बाकायदा कानों पे हाथ रखे। जवाब हानि भी भागती हुई और इतनी ही ज़ोर से चीखते हुए आई और आते ही आयशा से लिपटी। कहाँ चली गई थी? मैंने कहा भी था कि शॉप से बाहर ना निकलना, फिर भी तुम चली गई। हानि तुम अंदर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें देखने के लिए बाहर। चलो कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ठीक हो ना? हानि ने उसके चेहरे को छूते हुए पूछा। अब जबकि हानि के पीछे खड़े अफान और परी और आयशा के पीछे खड़ा ज़वार हैरत ज़दा से देख खड़े थे। भाई दिस इज़ सेम बट डिफरेंट, परी ने अफान को मुखातब करते हुए कहा। या परी बट नो मनी नो हनी, ने फिर दोनों एक साथ कहका लगाकर हंस दिए। परी बेटा अगर सब कुछ हो गया हो तो हम चलें? ज़वार ने परी को देखते हुए कहा। जी भाई श्योर। ओके हनी, अल्लाह हाफिज़, परी ने हानि को मुखातब करते हुए कहा। वैसे भाई आप यहाँ उसकी बहन के साथ कैसे? परी ने दिल में आता सवाल पूछ लिया। जी भाई परी ठीक कह रही है, आप यहाँ कैसे? अफान ने भी पूछ लिया। अरे उन्होंने ही तो मुझे रास्ता बताया था। इससे पहले कि आयशा कुछ और बोलती ज़ुबान ने बात मुकम्मल की। जी जी इनसे रास्ता पूछा था मैंने, आयशा ने बोलने पर ख़ुद को कोसा। ओके मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। अल्लाह हाफिज़। ज़वार के जाने के बाद परी और अफान ने भी अलविदाई कलमात कहते हुए भाई की राह ली। परी और हानि भी ड्राइवर के हमरा घर की तरफ रवाना होगी, लेकिन उनकी सोचें अब भी एक दूसरे के गिर्द घूम रही थी। अस्सलाम मामा, परी ने घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम। मिसेस शाह जो लॉन्च में बैठी थी उसके सलाम का जवाब दिया। हो गई शॉपिंग? अरे बस इतनी सी शॉपिंग की है क्या? मिसेस शाह ने परी के हाथ में बस दो शॉपिंग बैग देकर इस्तफसार किया, क्योंकि जब भी शॉपिंग पर जाती 6-7 शॉपिंग बैग तो ज़रूर होते थे। बस मामा कुछ ना पूछें, परी सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। परी के पीछे ही फ़ानो ज़वार लॉन्च में दाखिल हुए। मामा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ज़वार ने अपनी मामा से कहा। मैं भी अफान भी कहते हुए कमरे की जानब चल दिया। ओके बेटा, मिसेस शाह ने कहा। मामा आपको बताया आज माल में क्या हुआ? परी ने मामा को मुखातिब किया। क्या हुआ? मिसेस शाह ने पूछा। मिसेस शाह के पूछने की देर थी कि परी नॉन स्टॉप शुरू हो गई और सारी बात बताकर दम दिया। अच्छी बात है बेटा, वो दोनों बहनें मिल गई, वरना आजकल के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। वैसे मामा वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और उनकी आंखें अफान भाई की तरह ग्रे थीं, परी ने पुरजोश होकर बताया। अच्छी बात है, मिसेस शाह ने बस इतना कहा। ओके मामा मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, परी ये कहते हुए चली गई। पीछे मिसेस शाह किसी गहरी सोच में गुम थी। किसी की आंखों का ग्रे रंग उन्हें हमेशा अपनी ऐसी ही सोच में डालता था। यह मंजर खान हवेली की खूबसूरत सुबह का था। वो पुरानी तर्ज की बनी पुरतश हवेली पूरे गांव में अपनी मिसाल आप है। इस हवेली में रहने वाले मुकीम एक दूसरे पर जान वारते हैं। सबसे पहले इस घर के सरबराह अयूब खान है। अयूब खान और खानम बी की दो औलादें हैं, जरनम खान और दिलावर खान। उसके बाद आते हैं अयूब खान के छोटे भाई असाफ खान और उसकी बीवी यास्मीन इसहाक खान और उसकी एक ही औलाद है पलविशा खान। इसके बाद आती है शाजिया खान, जो कि अयूब खान और इसहाक खान की छोटी इकलौती बहन है। उसकी शादी अयूब खान ने अपने करीबी दोस्त यूसुफ शाह से की और उसकी एक ही औलाद है इब्राहिम शाह, जो कि पिछले 4 साल से लंदन में ज़ेर तलीम है।
खानम भी एक बात पूछी। 21 साला जरनम ने खानम बी को मुखातिब करते हुए कहा। जी पूछो चंदा। जरनम खान घर में छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। पलवीशा आप ही लाला की मांग है ना? हाँ बिल्कुल है। तो फिर उसकी शादी कब होगी? अरे बस तुम्हारे लाला मान जाएं फिर धूमधाम से शादी करेंगे उनकी। किसकी शादी की बात हो रही है? खानम भी 23 साल पलवीशा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। अरे आपकी और लाला की शादी की? और किसकी? ओ मारा, हमको अभी कोई शादी नहीं करना, पलवीशा ने जरनम को घूरते हुए कहा। क्यों भाई, आपको क्यों नहीं करनी शादी? आपकी जगह अगर मेरी मंगनी हुई होती तो आप तक शादी कर चुकी होती, जरनम ने कहा। शर्म करो कुछ, खानम भी देख रही हैं आप। उसको कितनी जल्दी है शादी इसको शादी की। पलवीशा ने उसको शर्म दिलानी चाहिए। नहीं पलवीशेबाजी इसने की शर्म उसके फूटे करम, जरनम ने आंख मारते हुए कहा। खानम भी आप कहाँ जा रही हैं? दादा की याद आ रही है क्या? जरनम ने मुस्कुराते हुए कहा। चल हट बेशरम, तेरे दादा से शिकायत करूँगी तेरी। खानम भी इसको डपते हुए कमरे से चली गई। जरी सुनो, पलवीशा ने जरी को मुखातिब किया। जी भाभी जान बोले, जरनम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह पागल, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें शादी का कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं है। पलवीशा ने उसको मशकूक नज़रों से देखा। हाय पलवीशा बाजी, मेरा दिल करता है मेरी शादी जल्दी हो और मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, जरनम ने बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा। जरी पलवीशा ने अफसोस से उसको पुकारा, जबकि उसकी शक्ल देखकर जरनम की हंसी छूटी। उफ आपी, मैं मजाक कर रही थी, आपकी कसम, पलवीशा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमारी नज़रों के सामने रखे, आमीन, पलवीशा ने दुआ की, जबकि दूर खड़ी किस्मत उदासी से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसको कुछ और ही मंजूर था। जारी है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं इसकी और भी एपिसोड अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी इसकी एक ही एपिसोड आई थी तो वो मैंने अपलोड कर रही हूँ।